यूजीसी पर फिर हंगामा, शिक्षा का मुद्दा याद नया ड्रामा। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, क्या वो ये दिखा रहे हैं या वो इन महापुरुषों को ब्राह्मणों से अलग कर रहे हैं? पहले यूजीसी फिर ब्राह्मणवाद पर टकराव, मतभेद या नफरत का प्रभाव। मैं तो यही कहूंगा कि बैठकर जन्नत में खुद को कोसती होंगी, आत्माएं शहीदों की ये दिल में सोचती होंगी, क्यों जवानी में हमने जिंदगानी लुटाई, क्यों बेईमानों को हमने आजादी दिलाई, और गोरों से ज्यादा तो ये खुद लूटते हैं, करते हैं रिश्वत की काली कमाई। जाति टकराव से यूपी में बड़ा बदलाव, निशाने पर योगी के आखिरी पर प्रभाव। जो आग लगा रहा है वही पानी लेके भी पहुंच रहा है। हर जात में अच्छे और गलत लोग होते हैं, गलत लोग समाज और देश को तोड़ना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों सवर्णों पर आघात। लेकिन ये पॉलिटिक्स तो बहुत भारी पड़ रहा है। ये पानी का गिलास, पूरा पानी का गिलास है, ये पी भी नहीं पा रहे और निकल भी नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। एक बार फिर यूजीसी का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट को कवर करने पहुंची एक यूट्यूबर के साथ बदसलूकी की गई, ऐसा कहा जा रहा है। और उन पर जो है जात पूछने के बाद जो है कहा जा रहा है कि उन पर हमला कर दिया गया, और इस पर सियासत भी उफान पर देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह कि सियासी फायदे के लिए छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है, वो ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए क्या सवर्णों की वाकई में अनदेखी की जा रही है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में ओबीसी वोट बैंक के लिए सवर्णों की अनदेखी की जा रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी अभी तक हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद मंदिर करके जो है वोट लेके सत्ता पा गए, लेकिन अब हिंदुओं में ही बंटवारा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, सवर्ण को भी बांटने का काम कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनको शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए। किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी चैनल के जो है पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। कोई भी हो, आपको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को आप अपमानित नहीं कर सकते हैं या किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून लाया, जिसको लोग कहते थे कि जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज वही जो भगवान को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? आम छात्र क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं? आपस में लड़ाई करने की बात नहीं है। में समानता आनी चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने यूजीसी बिल लाकर ये तय कर दिया कि ब्राह्मण ही सवर्ण ही जो है अब दोषी होगा। ब्राह्मण और सवर्ण क्यों दोषी होगा? काहे के दोषी होगा भैया? ब्राह्मण जो है बच्चे वो भी हैं, बच्चे ओबीसी के भी हैं और एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, बच्चे सबके बराबर हैं। लेकिन एक कानून ऐसा बना कि जिससे कोई किसी को अपमानित न करे, इसलिए एक कानून यूजीसी में लाया गया। तो किसी का अपमान मत करिए आप लोग। सारे लोग, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, वो भी सम्मान से उनसे बात करे, और जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वो भी उनके साथ जो है सम्मानजनक बात करें। तो किसी को अपमानित न करें, न प्रताड़ित करें। ये मामला जो है रोहित वेमुला और पायल तायल जो है उनके तावड़े के साथ इस तरह की घटना घटी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पायल तावड़े के साथ इस तरह, ताड़वी के साथ इस तरह की घटना घटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस पे कानून बनाइए। चूंकि यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में 116 या 118% अपराध बढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने किया। अब ये कानून जो बना, इसमें सवर्ण एमपी भी थे, 13 से 15 एमपी सवर्ण एमपी हैं, और उसमें कुछ लोग हैं। यहाँ बात नहीं है, बच्चों की बात कम है। यहाँ बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, यानी एनएफएस लिख के उन लोगों को हटा दिया जाता है। और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें 38 में सवर्ण समाज के कुलपति हैं और 5 पे बैकवर्ड के हैं, 1 पे एससी और 1 पे एसटी का है। जो कमेटी बनाएगी उसमें सवर्ण समाज का कोई नहीं है ना? अरे भैया, तो अंतिम फैसला कुलपति करेंगे। वहाँ उनको अभी ये अगर पास भी हो जाता है, जो कहते हैं पास भी हो जाएगा, तब भी पिछड़े दलित को न्याय नहीं मिलेगा। पहले समानता लाइए, वहाँ उसमें उनकी भागीदारी दीजिए, उसके बाद एक कानून काम करता रहेगा। बच्चों के लिए आप लगा दीजिए, सभी बच्चों के लिए लगा दीजिए कि कोई किसी को अपमानजनक बात नहीं करेगा, ताना नहीं मारेगा जाति सूचक, तो किसी भी बच्चे को जो है कोई दोषी ठहरा नहीं सकता, न फंसा सकता है। यहाँ तो अभी धरातल पे आया नहीं, किसी को कुछ वही नहीं मिला कि और उसके बाद हो हल्ला करके कोर्ट में चला। मैम, जहाँ तक यूजीसी गाइडलाइन 2026 का मामला है, केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है गाइडलाइन जारी करना जनभावनाओं के सम्मान में और जनता की सुरक्षा में, और सर्वोच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकतंत्र के चौथा आधार स्तंभ आपका मीडिया,
4 मजबूत स्तंभ हैं, जिसमें हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका ने जब आदेश दे दिया कि हम 19 मार्च को सुनेंगे, अंतरिम रोक लगा दी। तो अब जो लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, क्या वो ये दिखा रहे हैं या वो इन महापुरुषों को ब्राह्मणों से अलग कर रहे हैं? बिरसा मुंडे, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी किसी एक जाति के महापुरुष नहीं हैं। ये भारत की धरोहर हैं, भारत की विभूति हैं। अंबेडकर जी, बिरसा मुंडे जी, ज्योतिबा फुले जी, ये किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। ये हमारी आस्था है, सम्मान है, गौरव है। इन पर मुकदमा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और उस जिले के डीएम को दर्ज कराना चाहिए जो ये नारा जिनके जिले में लग रहा है ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, ये महापुरुषों का अपमान है। इसलिए केंद्र सरकार को इन पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और दूसरी बात, जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, पूरा न्याय आने दीजिए। यदि सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि नहीं लागू किया जाए तो फिर वो लागू किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तो कहती है कि 2026 में आगे अभी भी जाति के आधार पर इस तरह की बातें की जा रही हैं। हाँ तो मैम, जो कर रहे हैं, जो भी जाति की बात कर रहा है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो और चाहे अनुसूचित जाति का नागरिक हो। बिल तो सरकार लेकर आई है ना, उस पर कार्रवाई कैसे? नहीं, बिल सरकार लेकर के आई है तो बिल आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आपने अनुसूचित जाति के लिए क्या गाइडलाइन बनाई, लाइए बताइए। तब भाजपा सरकार सो रही थी। मैं देखे भाजपा से इसी बात से नाराज हूं कि भाजपा अपने तरफ से यदि ये बिल ले आती तो आज इतना देश में बखेड़ा खड़ा ना होता। और इसकी खामियां HRD मिनिस्टर, मानव शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पर पूरी जिम्मेदारी है। इनको बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने चंद स्वार्थ के लिए विचारधारा को बेच खाते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट को कवर करने एक यूट्यूबर गई थी, उस पर जाति, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको जाति पूछा, फिर उनके साथ बदसलूकी की गई। देखिए मैडम, एक पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम पिछड़ी जाति के लोग नीचे गिरा रहे हैं और वो BR अम्बेडकर की फ़ोटो लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोट भी पहनते हैं कि मैं वकील भी हूँ। तो ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब कोई मामला न्यायालय में लंबित हो जाता है तो कोई भी सरकार उसमें दखल नहीं देती, और जब कोर्ट से फैसला हो जाता है उसके बाद सरकार को है अध्यादेश ला करके, भाई राजीव गांधी ने जो है सावानो केस में अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इंदिरा गांधी ने भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। जब मनमोहन सिन्हा ने उनको अयोग्य घोषित किया, उन्होंने इमरजेंसी ला दी। तो फिर नरेंद्र मोदी जी में अगर हिम्मत होगी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेंगे, और नहीं होगी मैं तो यही कहूँगा कि बैठकर जन्नत में खुद को कोसती होंगी आत्माएं शहीदों की, ये दिल में सोचती होंगी क्यों जवानी में हमने जिंदगानी लुटाई, क्यों बेईमानों को हमने आज़ादी दिलाई, और गोरों से ज़्यादा तो ये खुद लूटते हैं, करते हैं रिश्वत की काली कमाई। तो मेरा कहना यही है कि एक पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री को दूसरे पिछड़ी जाति के लोग हाय दैया तौबा करके उतारने में लगे हुए, और बाद में इन्हीं के लोग कहेंगे, इनके बच्चे आगे चल के उनको पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारे पूर्वजों को 50,000 संस्कृत विद्यार्थी पढ़ते थे, आज तो ब्राह्मण खुद अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता। और उस समय भी ब्रिटिश हुकूमत ने रोक लगाई थी पढ़ने पर। इससे पहले जब इस्लामिक शासन थे तो अरबी भाषा को प्रोत्साहन आपके हिसाब से यूजीसी कानून सही है? आज इंग्लिश को प्रोत्साहन ब्रिटिश ने दिया, वही हमारी सरकारें देती जा रही। हमारे देश की जो राज्य भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका धीरे धीरे दमन होता जा रहा है। हिंदी के अंक पूछिए बच्चे से, उससे कह दिए 80, 79, 81, कहता अंकल जी मेरी समझ में नहीं आता, फ़ोन नंबर क्या बता रहे हैं। उनसे आज पूछ दीजिए आप कि छोटा बड़ा सुना दो बेटा, तो कहते हैं वो तो मैं भूल गया, वो तो लैपटॉप से मैं देखूंगा। तो शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? आप बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, बेरोजगारों की आपने फैक्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट शिक्षा का प्राइवेटीकरण, तमाम बड़े बड़े नेताओं के तमाम बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं और सब में जो है डिग्रियाँ बेची जाती हैं, और बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग पूंजीपति लोग हो गए हैं वह डिग्रियां खरीद करके पैसे से अपने बच्चों को नौकरी दिला देते हैं। अमीर दलित का बच्चा नौकरी पाता है, गरीब दलित बच्चा सिर्फ नारा लगाता है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो बिल कानून आया यूजीसी, वो ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए लाया गया है? नहीं, वो ओबीसी वोट बैंक साधने के नहीं लाया गया है। ओबीसी बच्चों के साथ जो भेदभाव जातिगत आधार पर, और ये सरकारी आंकड़ा है कि 118% लोग बच्चों के साथ भेदभाव हुआ जातिगत आधार पर। हॉस्टल में भी उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ।
पढ़ाई के आधार पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। तो तमाम ये बातें इसी क्रम में रोहित उर्मिला जी आज तक उनकी डेथ में ही, पल्लवी तावड़ी जी उनका हत्या हुई, ये तमाम तरह की इस तरह बहुत बच्चों ने इसी तरह आत्महत्या कर ली। हम अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं और वहाँ एक जाति विशेष के लोग अपनी गुंडई से उन लोगों को, और जो वहाँ के कुलपति, अब देखिए यहाँ 40-45 डिग्री कॉलेज है, उनके कुलपति वही सामान्य सवर्ण समाज के हैं। तो सोचिए SC ST OBC के बच्चों को वहाँ कैसी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है बीजेपी सरकार यूथ से डर गई है, इसीलिए जो UGC कानून लेकर आई है। उसमें समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं और आप लोग एंकर हैं और जिम्मेदार चौथा देश के स्तंभ हैं, और आप लोग रोज रोज उसी बात का खोआ कूट रहे हैं। जो विषय सुप्रीम कोर्ट, अखिलेश यादव ने कल कहा है ना कि बीजेपी डर गई UGC से, इसीलिए वो ये कानून लेकर आई है, क्योंकि बांग्लादेश में जेनजी ने तख्ता पलट किया, नेपाल में भी किया है न। UGC आपको मालूम है क्या है? ना आपको मालूम है, ना यहाँ जितने बोलने वाले हैं उनको मालूम है। प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो क्या? मेरी बात सुनिए। UGC जो एक्ट लाया गया है, इसमें 21 पार्लियामेंट के या 31 सांसद हैं, 20 लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कमेटी में नहीं है। ये सर्वदलीय लाई गई है। कोई बीजेपी का नेता नहीं विरोध कर रहा है, जातिवादी लोग विरोध कर रहे हैं, मानवतावादी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बिल में 8 ब्राह्मण हैं। इस कमेटी के चेयरमैन श्री दिग्विजय सिंह हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, सवर्ण समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ जातिवादी लोग विरोध कर रहे हैं। समझ गई बात को? हर जात में अच्छे और गलत लोग होते हैं। JNU में जो नारा लगा रहा है, आज हम देख रहे थे कन्हैया कुमार नारा लगा रहा था, डफली लेके नाच रहा था। कन्हैया कुमार क्या अनुसूचित जात से है? पिछड़ी जात से है? मायावती जी ने बताया नहीं था कि बिहार का भूमिहार है वो। नहीं, अदिति मिश्रा JNU की जो अध्यक्ष है, क्या वो चमार जाति से है? क्या अनुसूचित जाति पिछड़ी जात से है? क्या माइनॉरिटी से? वो भी तो ब्राह्मण है, बनारस की रहने वाली है। जो घुसखोर पंडित पिक्चर बनाई है वो भी तो ब्राह्मण बनाए हैं। सवाल देखिए, इस देश में लड़ाई कौन लगा रहा है? जो आग लगा रहा है वही पानी लेके भी पहुंच रहा है। हर जात में अच्छे और गलत लोग होते हैं। गलत लोग समाज और देश को तोड़ना चाहते हैं, अच्छे लोग समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार बिहार का भूमिहार है, बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। JNU में आग बोने वाला वही व्यक्ति है। बिरसा फुले अम्बेडकर की छाती पर किस बिरसा फुले अम्बेडकर को ले जा रहा है? बाबा साहब संविधान लोकतंत्र के माने जाते हैं, कानून मंत्री रहे देश के। संविधान तोड़ने की बात कन्हैया कुमार करता है, देश तोड़ने की बात करता है। क्यों नहीं बताया जाता है कि वो अनुसूचित जात का नहीं है, पिछड़ी जात का नहीं है, वो सामान्य जाति का है, भूमिहार जाति का है? अदिति मिश्रा JNU की क्यों नहीं बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मण जाति की है? क्यों नहीं? वो पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, कोई हमला करने वाले क्या उसी जाति के ना हो? आग देश में ये लोग नफरत का ये लोग लगा रहे हैं, वही लोग बुझाने पहुंच रहे हैं। पानी लेके फायर ब्रिगेड, वही लोग आग भी लगा रहे हैं। UGC बिल जो लाई गई है, ये लोकसभा के मेंबर में सारे लोग हैं, पढ़े लिखे, अध्ययन करिए इस कमेटी में, सबके नाम आ चुके हैं। लोग सपा के भी हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं। बयान क्यों दे रही है फिर? समाजवादी पार्टी को तो यही नहीं मालूम है कि क्या बयान देना चाहिए, नहीं बयान देना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के नेता अगर अपने बयान में और अपने काम में सही होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन जाती। उन्हीं के तो कुकृत्यों से, उन्हीं की गलत नीतियों से यहाँ भाजपा की सरकार बनी है। कभी वो PDA की बात करेंगे और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बना देंगे। तो जो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सवर्ण समाज के लोग हैं, गाली नहीं अपने समाज में सुनेंगे। अन्य लोग पूछेंगे नहीं कि आप PDA हैं माता प्रसाद पांडे। वीरेंद्र सिंह चंदौली सांसद हैं, PDA हैं। राजीव राव घोषित सांसद हैं, PDA हैं। इन लोगों का तो कोई न नीति है, न कोई नेतृत्व है, न कोई दिशा है, न कोई दशा है। एक न कोई लाइन है इनकी, न कोई विचारधारा है। इसीलिए आज विपक्ष में बैठे हैं। और जब तक इस अपनी नीतियों में सुधार नहीं करेंगे, अपने दल पार्टी में सुधार नहीं करेंगे, और तब तक इनको प्रदेश की जनता प्रदेश में नेतृत्व करने लायक नहीं समझेगी, न इनको देगी कुर्सी। ये लाख चिल्लाते रह जाएं। आज ही श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इन्होंने पार्टी में ले लिया, जो बहुजन समाज पार्टी से बांदा से 91 में विधायक थे। विधायक बनने के बाद मायावती जी की कृपा से 25-30 साल MLC रहे, 18 विभागों के मंत्री रहे, किसी मुसलमान को BSP में बढ़ने नहीं दिए। आज वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो क्या वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देंगे? वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई नेता हैं?
ये तो दगे हुए जनरेटर है, आवाज करेगा लेकिन उसमें रोशनी आपके आने हिसाब वाली से नहीं क्या है। लगता है कि जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि यूथ से डर गई बीजेपी, इसीलिए जो यूजीसी कानून लेकर आई है? देखिए, मैं किसी पद से नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं सपा में भाजपा से हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है। हमारा इतना कहना है कि जो ये हिंदू मुस्लिम नीच जात उच्च जात ये सब जो कर रहे हैं ना, ये सब वही कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं। क्लियर बात, हम क्लियर शब्दों में एक वर्ड यही है। और चीज़ें क्या हैं कि जैसे बहुत से लोग ये करते थे कि बीजेपी आ गई, गुंडाई तो हमारे साथ से गुंडाई नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैंने देख रहा हूँ, मैं भी समाज में रहता हूँ, उम्र में यहाँ सबसे छोटा हूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से बीजेपी आई है रेप तो बंद हो गया। अगर हो रहा है तो बाबा डायरेक्ट पैर गोली मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहन, हम लोग माँ, आज ये सुरक्षा में अपना घर छोड़कर मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? सुरक्षा में खड़ा हूँ। ऐसे नहीं खड़ा हूँ कि मैं जा रहा हूँ पतला मेरे घर को कोई घुस गया रेप कर दिया। यहाँ क्लियर चीज़ यही है कि जब से बीजेपी आई है हमें ना, हम भी पढ़े लिखे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं भी मास्क काम किया हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन ये तो रेप, देखो रेप कहने को होता है, रेप वही कर रहे हैं जो सबसे नीचे होते हैं। रेप पहली बात पढ़े कैसे कि आप बता रहे कि रेप वही करो सबसे नीचे भाई, और किसी को पढ़ा लिखा नहीं, क्या कर रहा है? वो कहीं घूम रहा है, चोरी कर रहा है, चमारी कर रहा है, और क्या कर रहा है? निर्भया कांड आपको याद होगा, पढ़े लिखे लोगों ने किया था, बस में ट्रैवल कर रही थी। देखिए, ये सब कहने के लोग बहम है। अभी अंकिता भंडारी के उत्तराखंड का बीजेपी के नेता के लोग बेटा सामने बताया जा रहा है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। देखिए, हमारा सब कहना चीज़ें यही है कि जब से हमारे हिसाब से भाई जब से बीजेपी आई है तब से भाई ना गुंडाई हो रही है, ना रेप हो रहा है, और ना कुछ। हाँ, ये हो रहा है। ये बीजेपी की तारीफ है और वैसे कह रहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, और ये जातिगत बात कर रहा है और कहता है मैं आम नागरिक हूँ। कहाँ का आम नागरिक? तो दलालगिरी कर रहा है। रोज मर्डर हो रहे हैं, डेली मर्डर हो रहे हैं। कानपुर में एक बच्ची के साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किया, लखनऊ में बलात्कार हुआ, हत्या हुई, टेम्पो में बिठा के महिलाओं को ले जाकर हत्या हुई, और अभी कपसाड़ में मेरठ में उसको उठा के लेकर उसकी माँ की हत्या कर दी। रोज एक बच्ची को, दलित बेटी को वहाँ क्या हुआ कि रात को उसे जलाने भी नहीं दिया, खुद जला दिया इन्होंने, भाजपा वालों ने। ये कहते हैं वो सेंगर कौन है ये जानते नहीं। और रोज बेल किसे दी जाती? गुरु राम रहीम को, जो बलात्कारी है। हर बार हर महीने पैरोल कौन दे रहा है पैरोल? ये कहता है कि मैं भाजपा का नहीं हूँ, तो भाजपा की दलाली करने आए हो यहाँ पे। रोज गुंडागर्दी हो रही है। जाति पे टारगेट किया, सीधे जाति पे टारगेट किया। ये नहीं कहते कि मतलब सीधे जाति पे टारगेट किया। ये कौन सी बात हुई है? नीच जात का मतलब सीधे से वो करेगा। देखिए, ये जो लोग बार जातवाद की बात क्या होता है? नीच जाति क्या होता है? सुनिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो वर्ड, देखिए ये समाचार पत्रकार हैं, उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। पत्रकारों को सम्मानित भाषा बोलना चाहिए, चाहे जो समाज हो। समाज के सम्मान से इनको तो एक नजर से लोगों को देखना चाहिए, समाज को बांटना नहीं चाहिए। पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। उसके दिल दिमाग में ये हो कि हम समाज को आईना दिखाएं, समाज को समझाएं, और ये इधर पत्रकारिता करेंगे और वहाँ के एक पार्टी की तरफ से तारीफ करने लगेंगे। अरे समाज का वेदना समझिए, जो सही है उसको बोलिए। ये लोग विपक्ष की पार्टी हैं, ये लोग हर देखिए मुद्दा भटका रहे हैं। ये लोग जातवाद पे ला रहे हैं। जातवाद कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा कानून का है, यूजीसी का है। अभी आप बार बार कह रहे हैं आप पुराना मुद्दा हो गया है। अरे भाई, वहाँ पे देखिए जंतर मंतर पे, यहाँ दिल्ली में जो घटना हो रही है, वहाँ पे ही मैंने एक सोशल मीडिया पे एक रिपोर्टर को मैंने सुना, एक जो रिपोर्टर था उससे पूछता है जो सामने वाले व्यक्ति, आप जो है मुझे प्रेमा से नफरत नहीं है, उसके आगे जो तिवारी लिखा है मुझसे उससे नफरत है। फिर उससे रिपोर्टर से पूछा कि आप किस कास्ट के हो? उसने कहा मैं बैश्य समाज के हूँ। मैं गुप्ता हूँ। तो कह रहा अगर तिवारी होते तब मैं आपको समझाता। ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आप बार जातवाद की बात करते हैं। यूजीसी कानून का विरोध बिल्कुल नहीं है। मैं फिर करना चाह रहा हूँ, यूजीसी में कुछ शर्तें, रुके, कुछ सुनिए मेरी बात करने दीजिए, फिर आप कहिएगा। कुछ शर्तें हैं, उसको आप खत्म करिए। आप जो कुछ पॉइंट जोड़िए, कोई विरोध नहीं है। मानसिकता ही तो थी। ये पूछा गया था उससे कि
आप कौन सी जाति पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा हूँ जातिवाद की। ये पूछा गया आप कौन सी जाति से हो, क्योंकि पता है अखिलेश यादव जी मानसिकता के लोग कैसे होते हैं। अभी एक पत्रकार था, हम रहने वाले हैं, देखिए जब वो समय पूछे थे क्या ये तिवारी है क्या, ये तिवारी है, इनको बाहर करो। देखिए वो उनका अपना भी होगा, या हो सकता है किसी उसमें बह गए हों, लेकिन समानता के लिए लड़ाई चल रही है। समानता ये देना नहीं चाहते, खाली कहेंगे कि जो है सामाजिक न्याय और समानता हम कर देंगे, लेकिन दिल से दो। हम लोग भी पिछड़े दलित आपके भाई हैं। आप कहते हैं कि जो है जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो दलित तो पिछड़ा भी तो हिंदू है, इनको गले लगाइए। तो हम क्या लोग गले समाज लगाने के लिए विक्टिम तैयार है? हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि आप सर समाज को विक्टिम समझते हैं, तभी उन्होंने स्टे किया। अगर कानून सही होता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों रोकता? आप जवाब दे सकते हैं इसका? बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में होगा, होगा। जाएगी। ईडब्ल्यूएस पे तो हम चिल्ला, हमने विरोध नहीं किया। जब आप ईडब्ल्यूएस लिए आरक्षण देना हो तो जात आरक्षण अगर आपको देना है तो आर्थिक स्थिति दीजिए, तब मैं मान लूँ आप जो है समाज को लेकर चलते हैं। आप जात की थोड़ा ये आरक्षण भीख नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण भीख होगी चाहे भाजपा होगी, जिसने भी समन को अवहेलना किया है उसकी सरकार कभी न बनी है न बनेगी। मैम देखिए, यूजीसी कानून का विरोध नहीं है, उसमें नियम जो है उसका विरोध। दूसरी चीज मैं पर्सनल कह रहा हूँ, हिंदू कोई भी है, चाहे हरिजन हो चाहे किसी बिरादरी को, हमारा भाई है, ठीक है, हमारा भाई है वो। यूजीसी का विरोध इसीलिए हो रहा है ना, कोई आरोप प्रत्यारोप किसी ऊपर लगाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ अगर दलित कोई भाई है, पिछड़ी जाति का हो, सोरण समाज का कोई अगर तुम पे कोई गलत अत्याचार कर रहा है, सोरण समाज का, मैं एक क्षत्रिय हूँ कह रहा हूँ, अगर सोरण समाज का कोई अगर तुम पे अत्याचार कर रहा है तो आके हमसे कहो, उस सोरण समाज के खिलाफ चाहे कोई भी होगा मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। लेकिन अगर तुमने सोरण समाज पर गलत आरोप लगाया है, फिर तुमको छोड़ा भी नहीं जाएगा, उसी तरह हाँ छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज को भी तो अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ का शोषण नहीं होता है। मैडम ये बात सुनिए, आप जो कह रही हैं, आप मुझसे क्या कहेंगे? आप जो है, मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे उस कानून का बिल्कुल विरोध, सवर्ण समाज को तो विरोध करना ही नहीं चाहिए और न करेगा। ओबीसी हो चाहे SC ST हो, अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई कमेंट करता है, उसके ऊपर कार्रवाई, सुनिए, उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन न्यायपालिका को जब ये हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि क्या आप जो है केवल सवर्ण समाज को जो किसी एक वजह से आप उसको दोषी सिद्ध कर देंगे, तो अगर कानून सही होता तो सुप्रीम कोर्ट को ये हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये, मान लीजिए अगर ये कानून बन जाता और आप ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, बड़ा अत्याचार हुआ है, हो गया, ये हो गया, तो सवर्ण समाज का सेक्स को आपने अलग क्यों कर दिया? पहली बात तो ये, अगर आपके अंदर इतनी ताकत थी, इतना ही दम था, तो कानून बनाते तो सबको लेके चलते। अभी तक देखिए इनका विरोध नहीं हुआ, हम लोगों ने इनको भर भर के वोट दिया है, सरकार ऐसे नहीं बन गई इनकी, भर भर के, और सभी समाज के लोगों ने दिया। अगर आपको कानून बनाना था भाई ठीक है, अगर किसी हमारे भाई को चाहे SC ST OBC कोई भी हो, अगर कोई उसके ऊपर कुछ उल्टा जातिवाद सूच करता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अगर उस कानून में अगर एक सवर्ण समाज को भी रख लेते तो, और जो है जो मैंने एलिगेशन आप पे लगा दिया, ठीक है, अगर वो कानून सिद्ध नहीं होता है तो क्या मेरे ऊपर कार्रवाई आप करेंगे? उसमें नियम है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोध इसका है, और जो मीडिया है, सोशल मीडिया में सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको उछाल रहे हैं कि अरे भाई OBC को लोग दबाना चाह रहे हैं, SC को दबाना चाह रहे हैं। कौन दबाना चाहता है? कोई नहीं दबाना चाहता है। पहले तो सिर्फ ये SC ST के लिए कानून था ना। देखिए मुझे तो यहाँ तक लगता है, मेरी सोच है, एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से देखा जाए तो ये राजनीतिक पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि जो विपक्ष था वो हरदम जातवाद क्या है, मैं यादव हूँ, मैं SC ST हूँ, ये सब लेके चलता था। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं BJP का इस समय सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा वर्ग OBC का है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जुड़ेगा, तो इसके लिए उनकी विपक्ष का मुद्दा हीन कर देना, ये मुझे जहाँ तक ये पॉलिटिक्स लगती है। लेकिन ये पॉलिटिक्स इनको बहुत भारी पड़ रहा है। ये पानी का गिलास, पूरा पानी का गिलास है, ये पी भी नहीं पा रहे और निकल भी नहीं पा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये UGC जो है पॉलिटिक्स का मुद्दा है? UGC पॉलिटिक्स का मुद्दा बना रखा है, ये UGC कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा है नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि सवर्ण समाज तो विरोध कर रहा है, प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में भी विरोध किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भी OP राजभर भी हैं, समर्थन करने आते हैं कि इस कानून को लागू होना चाहिए। कोई स्वर्ण समाज विरोध नहीं कर रहा, विरोध लोग कर रहे हैं जातिवादी लोग, ओनली जातिवादी लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो मानवतावादी लोग हैं। लेकिन UGC कानून में ये है ना कि सवर्णों के जो
सवर्ण को छोड़ के बाकी जिनके साथ शोषण होगा उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। कि सवर्ण शोषित नहीं होता है, उसके साथ शोषण नहीं किया जाता है। हाँ, शोषण होता है। हमारा कोई यूजीसी मुद्दे पे कोई वो नहीं है। हमारा यूजीसी में प्रतिनिधि होना चाहिए, और जो अगर हम आरोपित पाए जाते हैं तो हम पर कार्रवाई हो, अगर आरोपित नहीं होता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा यूजीसी से कोई विरोध नहीं है। यूजीसी में कुछ गाइडलाइन में गलत वो है, उससे विरोध है। यूजीसी कानून जो सरकार लेकर आई है, क्या चुनावों को देखते हुए लेकर आई है, ओबीसी वोट बैंक को निशाना बनाने के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और जो यूजीसी का मामला है न्यायालय में विचाराधीन है। जो भी होगा देश और जनता के हित पे होगा, ये बिल्कुल हम लोग निश्चित हैं। मोदी जी पे भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूजीसी को लेकर जो लोग सवर्ण समाज इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है कि ये हमारे हक में नहीं है। नहीं, अभी मामला न्यायालय में है और वो सभी के हित में होगा। जो भी यूजीसी का मामला है वो देश हित में होगा, जनता हित में होगा। ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी सरकार पे पूरा भरोसा है हम लोगों को। आपके हिसाब से क्या लगता है कि यूजीसी जो है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूथ से डर गई है बीजेपी, इसीलिए जो है यूजीसी कानून लेकर आई है? देखिए, तो इसमें विवाद किस बात का है? विवाद तो सवर्ण समाज उसके खिलाफ है ना। सवर्ण समाज की ही पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। मौत के फरमान पर तो सवर्ण तो उनको इस कानून में हक क्यों नहीं दिया गया कि अगर सवर्णों के साथ भी जो है शोषण किया जाता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? गलती का राजनीति में क्षमा नहीं मिलती, गलती करने वाले को सजा मिलती है। यहाँ जितनी गलतियां हुई है एक एक करके सब लोग खामियाजा भुगतेंगे। कारण ये है कि अब सवर्ण के लोग जो भाजपा समर्थक हैं, मुझे तो बड़ी हैरत होती है। ये कांग्रेस विरोध कर सकती है, सपा विरोध कर सकती है, भाजपा विरोध कर सकती है या उसके पक्ष में बोल सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ा कसक, हमारे दिल में बड़ा चोट होता है। इसलिए कि तुम्हारा घर जो है जल गया तुम्हारे ही चिराग से, किसी और ने नहीं जलाया। सरकार तुम्हारी, कमेटी तुम्हारा, रिपोर्ट तुम्हारी, सार्वजनिक तुम्हारे द्वारा किया गया। तो अब दलितों पर क्या हमला, अब बैकवर्ड लोगों का क्या गुनाह है? अब तो तूने अपना घर स्वयं जलाया है। इस समय में क्या वाकई में दलितों पर जो शोषण किया जा रहा है कि सवर्णों के साथ शोषण नहीं होता है? आज तब के समय की बात अलग थी, अभी की बात अलग। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम समझते हैं कि सब लोग यूनिवर्सिटी के, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े होंगे तो डिग्री कॉलेज में जरूर पढ़े होंगे, सब लोग छात्र लोग नहीं होंगे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम लोग महसूस ही नहीं कर पाए कि हम जितने हमारे साथ छात्र पढ़ रहे हैं वो किस बिरादरी के हैं, वो किस जात के हैं, वो किस जनपद के हैं, वो जनपद में किस ब्लॉक के हैं, किस तहसील के हैं। हम लोग तो एक परिवार दलित का सवर्ण खा लेता था, सवर्ण का बैकवर्ड खा लेता था, बैकवर्ड का ओबीसी खा लेता था। उसमें तो जातीय नहीं थी, न उसमें आरक्षण था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसका नब्ज जो है, ये जो पुराना पैटर्न से जो 10 साल विधा का संचालन किया है, ये संचालन में कहीं न कहीं त्रुटियां की है, जिसका भरपाई करने के लिए इसने कहीं न कहीं ये कानून लाना इसके लिए बाध्यता थी। और कानून ला करके इसने अपना असली चेहरे को सवर्णों को बताया कि हम सरकार हैं, हम दलित नहीं हैं, हम सरकार हैं, हम ओबीसी नहीं हैं, हम सरकार है, हम माइनॉरिटी नहीं है, हम सरकार है, मैं सवर्ण नहीं हूँ। योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार यही नारा देती है, सबका साथ सबका विकास। तो यूजीसी कानून से कैसे सबका विकास हो रहा है और सबका साथ कैसे? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 14 में कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए है, शुद्ध विचार, स्पष्ट जीवन का जो है उसने फैसला लिया है।
अब कहने के लिए तो आदमी कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि हम तो मुसलमान आदमी किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। बाकी ये ज़रूर कहेंगे कि मोदी जी ने जिसको दबा हुआ हक था उसको देने का काम किया। और अगर कानून आया है, आज 2026 चल रहा है, तब के ज़माने में कहा जाता था कि दलित जो है उस पर शोषण किया जाता था। आज के समय में भी आपको लगता है कि दलितों के साथ जो है शोषण किया जाता है? अब शोषण का, अब जैसे हमारी बहन, सवर्णों के साथ नहीं होता क्या शोषण? अब शोषण तो यहाँ देखिए योगी दादा खड़े हैं, ये माननीय मंत्री जी खड़े हैं, यहाँ हम लोगों का तो भाई बंदगी का सबसे चलता है। और रह गया सवाल, कहने के लिए तो कुछ आदमी कह सकता है। अब जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय पे हम जो है उंगली उठा नहीं सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का आएगा उसको हम सब मिल के सम्मान करेंगे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आया, हमने गले से जो है सब लगा के जो है सम्मान किया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि जैसे समाजवादी हुई या कांग्रेस हुई, तो यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2026 में एक पता नहीं सही कापी थी तो डुप्लीकेट कापी थी, संविधान की थी तो कोई दुकान पर से खरीद लाए थे। उन लोगों ने दिखाया था कि हम आरक्षण और संविधान खतरे में पड़ा है। जरा ये पूछो समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से कि जो है संविधान पे और आरक्षण के लिए कब रोड पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी निकले हैं? कहने का रह गया है। यही सिकोहाबाद के एक जिलाध्यक्ष थे शिवराज यादव, तो उन्होंने कहा कि हम यादव जरूर हैं, हम हिंदू नहीं हैं। समझो, दूसरी चीज़ रही है ये लड़ाने का भिड़ाने का जो भी काम रहा है ये कांग्रेस के ही ज़माने से चला आया है। और राजनीतिक और सामाजिक जो भी परिवर्तन हुआ है वो 89 के बाद हुआ है। जब से 89 के बाद हुआ है तो कहने का हमारा मतलब जो है इन विपक्ष वालों को, जब देखिए हम एक चीज़ और आपको बता दें, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के रोड से सदन तक विरोध करता है, और कानून और संविधान के विपरीत अगर कोई काम होता है तो कोर्ट लोग जाते हैं। तो ये लोगों का, सपा और कांग्रेस वालों का वो धैर्य है कि नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। अब चलो जो कुछ एसी कमरे में बैठ के टूट करना, अब इनसे जरा पूछ है। सबसे बड़ी बात है, इनसे पूछिए, ये बहुत विद्वान है, ऐसने कुल भारतीय जनता पार्टी में विद्वान है। भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरह की यूनिवर्सिटी है कि इसी तरह के विद्वान आकर के खड़ा हो जाते हैं चैनल पर। ये कहे कि शिवराज यादव फिरोजाबाद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं हिंदू नहीं हूं। ठीक है, अच्छी बात है। ये मुसलमान है, कभी नमाज नहीं अदा करते, आज तक कि इन्होंने कभी मस्जिद में नमाज नहीं किया, लेकिन ये टोपी देख लीजिए इनके सर पर है। कारण ये है कि ये टोपी जो है इनके सर पर है। मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए रोज कब्र खोदते हैं, सुबह से शाम तक, जब तक अपने हाथ से कब्र खोदते मुसलमानों का खात्मा नहीं कर लेंगे तब तक ये बाज नहीं आ सकते। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, हमारे गुरुजी भी हैं और हमारे पिता तुल्य भी हैं, हम उनकी बात पे नहीं जानना चाहते। यही आज प्रदेश के अंदर विलंबता है मुसलमानों के साथ कि 7% यादव राज्य करे और 20% मुसलमान दरी बिछाए। और बांग्लादेश का किसने बंटवारा किया? इंदिरा जी ने। पाकिस्तान का किसने बंटवारा किया? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने। और ये लोग जो है, अब हमको बता दीजिए, समाजवादी कांग्रेस में अगर मुसलमानों का कोई बड़ा नेता हो, अगर असरुद्दीन ओवैसी अपनी समाज की कोई बात उठाते तो कहते बीजेपी भी टीम। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमारी ही टोपी पहनते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं और हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचाते हैं और हमसे कहेंगे भाजपा तुम्हारी बड़ी दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी बड़ी दुश्मन। अरे तुमने हमको क्या दिया? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा कि ये मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और जो है सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोलाया। और मुसलमानों को कांग्रेस ने और समाजवादी ने क्या दिया? केवल उर्दू बनवा के, मदरसा बोर्ड बनवा के जाहिल बनाने का काम किया। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सियासी फायदे के लिए छात्रों को निशाना बना रही सरकार? नहीं, बिल्कुल ये कहीं न कहीं हर पार्टियां करती रही हैं, जो शुरू से के उसी जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है।
और इस तरह के ड्रामे नहीं करना चाहिए। देश की प्रदेश की जनता जान रही, देख रही आप लोगों के माध्यम से, और सही निर्णय किसी के साथ, समाज का चाहे जो व्यक्ति हो, हम तो पशु पक्षी को भी नहीं कष्ट देखना चाहते, किसी को तुम्हारे किए हुए कार्यों से कष्ट हो किसी समाज को, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारें लेकिन कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भयावह तस्वीर देखने को मिली कि वहाँ पर यूट्यूबर जो है प्रोटेस्ट को कवर करने पहुंची थी, उनसे जाति पूछी गई, फिर उसके बाद उनसे बदसलूकी की गई है। ये किस तरह से सही है? नहीं, ये कहीं किसी भी एंगल में कोई ये सभ्य समाज में इसकी कोई, अगर आदमी कितना ही इतना ज़्यादा कुत्ता ना हो गया हो, जो जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ वहाँ पे छात्रों ने बता कि तुम छात्र है ही नहीं किसी चीज़ में, तुम अपने को छात्र कहलाने लायक ही नहीं हो। भाई वो जाति किसी अभी तो यूजीसी लागू भी नहीं हुआ, उससे पहले जाति पूछ के जो हमला किया गया। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए ना, अगर तुम उसमें इन बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा, अन्य पार्टियों को अगर देश बचाना है। नहीं, 70 साल से मैडम जिस तरह होता है सब पार्टी करती आई हैं, तुमको लॉलीपॉप देती रही जनता को, जनता उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ती रही। और रही बात, जब से हम 75 से शुभ समाये तब से देखा है कि कांग्रेस की सरकार में हनन तो हुआ लोगों का, समझ गो कि इस तरह होता था कि गांव का प्रधान अपने दरवाजे पे दरोगा साहब साइकिल से सब चलते थे, मोटरसाइकिल नहीं थी। हम लोगों ने ये देखा, हमारे सामने जो प्रधान थे तो देखते यही गांव से, तो वहाँ बुलवाते थे जो दूसरी कास्ट के लोग होते थे, जिनको चोरी जरा से भी हो, उन्हीं के दरवाजे मारते थे और वो सब दुनिया भर का। तो इसलिए इस पे गहन विचार हर पार्टी के नेताओं को करना पड़ेगा। ये किसी के एक का सवाल नहीं, अगर जाति संघर्ष बढ़ेगा तो देश का नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष का नुकसान होगा, संघर्ष किसी भी चीज़ की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके लिए बुद्धिजीवियों को, वो उकसाने वाले लोगों से नहीं काम चलेगा। तो अभी तक जितने भी रहे, चाहे जो पार्टी रही, एक वर्ग को किसी वर्ग को, किसी को जात में उकसा करके देश पे राज करती रही, हम आप उनके पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते रहे, और जिसका परिणाम है देश आज कहाँ बेरोजगारी भुखमरी कगारी पे पहुँच ही रहा। जब जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं, जनसंख्या पे लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे, जनसंख्या बढ़ रही, संसाधन कम हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसके लिए व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। हर पार्टी के नेता अगर नेतागिरी करने आए, अगर यहाँ दलाली करने आए, तो फिर करते रहिए, जीवन कट जाएगा। वह 70-75 साल के हो गए हो, 50-60 साल के 10 साल में निकल लोगे, जय जय सीताराम हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, ये वो हमारा सवाल अधूरा था जब इन्होंने कहा, सज्जन ने हमारा कहा कि साहब नेहरू जी और गांधी जी ने देश बांट दिया, तो इनको ये भी जवाब दे देना चाहिए कि क्या ये 2014 में पाकिस्तान से यहाँ आ गए कि इससे पहले भी थे? अगर पहले ये थे तो ये मान लिया जाएगा कि न गांधी बांटा था न नेहरू बांटे थे। अगर ये 2014 के बाद आए हैं तो हम मान लेंगे कि साहब नेहरू और गांधी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा का जिम्मेवार है। इनसे ये पूछ लीजिए कि ये 2014 में आए हैं भारत में कि 2052 से पहले भी ये भारत में रहे हैं, इनसे पूछिए। बंटवारे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन हुआ? जो पाकिस्तान अलग हुआ, नेहरू जी की, गांधी जी की देन, और फिर वो एक गलती हो गई। और फिर बांग्लादेश को अगर इंदिरा जी ने जो है बांटा, और 14 के बाद से क्या मुसलमान है, आप बताइए कि कैसे हिंदुस्तान में रह गए? जब मुसलमान को बांट दिया गया तो आप कैसे भारत में रहे? आप कौन पूछने वाले होते हैं? ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में जो है हमारी धरती जो है कमा के खिला रही है धरती में, और रहने के मरने के बाद में जगह भी दे रही है। तब का पाकिस्तान की बात कर रहे हो? यूजीसी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो पहले जो टेलीविज़न के एंकर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, प्रबंधक हैं, इनको अभी जब सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित किया है मामला, उसमें सुनवाई की तारीख पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से क्या उम्मीद करें? सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला देगा? सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा देशवासियों को मान्य होगा, सब लोग मानेंगे। हम आप सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के, कानून संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। और अभी राय साहब कह रहे थे कि यूजीसी कमेटी में कौन कौन है। आप
टीवी चैनल हैं, आज तक के चैनल पे जाइए, अंजना ओम कश्यप का यूजीसी कमेटी में उन्होंने साफ तौर पे कहा इस कमेटी के चेयरमैन श्री दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं कि कांग्रेस से हैं? ये यूजीसी कमेटी में 31 सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला करके ये सर्वदलीय कमेटी बनी गई है। सारे पार्टियों के नेताओं से नाम मांगा जाता है, जो उस पार्टी में सीनियर सांसद होते हैं, विद्वान होते हैं, योग्य होते हैं, वो पार्टियां तय करती हैं। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सारे लोग हैं। तो ये सर्वदलीय फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, मामला आएगा, देश हित में, समाज हित में होगा। जिस प्रकार का अयोध्या का फैसला सर्वोच्च न्यायालय से कई सालों के बाद आया, उसी तरह यूजीसी का भी फैसला आ जाएगा और सबको मान्य होगा। अभी इस विषय पे न कोई डिबेट करनी चाहिए, न इस विषय पे किसी को प्रदर्शन करना चाहिए पक्ष में, न किसी को विरोध करना चाहिए। अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, उसका सम्मान करना चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। बाकी डिबेट करने के लिए बहुत सारी चीजें। तो देखिए, यूजीसी का मामला जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी सभी की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की मार्च में होनी है और सभी जो है उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।